जी हाँ, तो कच्चा चिट्ठा खुल चुका है और करोड़ों का घोटाला सामने आ चुका है। और इतने बड़े बड़े अक्षरों में आप देख रहे होंगे, हर एम्बुलेंस में बड़े बड़े अक्षरों में बाकायदा विधायक जी का नाम लिखा होता है। जिन सांसदों की तरफ से मुहैया करवाई जाती है अपने क्षेत्र को या एम्बुलेंसेस, उनका नाम लिखा होता है। लेकिन इसकी जद में, इसकी आड़ में कितना बड़ा खेल हो रहा है घोटाले का, आज एक एक नाम का पर्दाफाश हम करने वाले हैं। गौर से देखते रहिए। और अभी तक जो कुछ हुआ है वो क्या है, हम सीधा रुख करते हैं। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। अभी तक आपने ये देखा भी कि एम्बुलेंस घोटाला कितना बड़ा है, कैसे एक ही चीज के बिल दो बार दिखाकर फर्जीवाड़ा किया गया। और देखिए, खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मैं सबसे आपका परिचय करवा दूं। मिथिलेश तिवारी जी, एक्स एमएलए बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश राठौड़, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय तिवारी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माधव आनंद जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू से हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह, एक्स डीजीपी यूपी पुलिस, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत अनुभवी, और कैसे ये सब होता है उनसे सुनना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जाहिर तौर पर उनका एक्सपीरियंस आज हमें बताने में काम आएगा कि कैसे ये तमाम घोटाले होते हैं। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी सौरभ कुमार का रुख करना चाहूंगी, इस वक्त जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले तो बताइए, आखिर कब से चल रहा था ये घोटाला और अब तक ये सामने क्यों नहीं आ पाया? हमारी सरकार के ये आपदा को अवसर में बदलने का मौका, ये खुली छूट आखिर कैसे दे दी गई? जी बिल्कुल, यह घोटाला शुरू से ही चल रहा था। कारण यह जो मामला है यह 2020 का है कि कैसे एक एम्बुलेंस को 21,84,000 में खरीदा गया था, जबकि अगर उस एम्बुलेंस का अगर वैल्यूएशन किया जाए तो मुश्किल से 6 से 7 लाख रुपए होंगे। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इसमें शुरू से ही जो खरीदारी हुई एम्बुलेंस की, इसमें शुरू से ही लापरवाही बरती गई, शुरू से ही नियम को ताक पर रखा गया। सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी विधायक या एमएलसी जब भी अनुशंसा करते हैं कि हमारे क्षेत्र में सेवा के लिए 2 एम्बुलेंस की जरूरत है, उसके बाद वह डीपीओ को एक लेटर लिखते हैं, यानी अनुशंसा करते हुए वह लेटर लिखते हैं, और जो डीपीओ होते हैं वह तय करते हैं कि 2 एम्बुलेंस की राशि कितनी होगी। उसके बाद विधायक उस पर साइन करते हैं, यानी विधायक फंड से उतनी राशि रिलीज की जाती है और उसके बाद एम्बुलेंस की खरीद होती है। तो निश्चित रूप में एम्बुलेंस की जो खरीद हुई होगी उसमें एक कमेटी बनाई गई होगी, जिसमें 5 लोगों की कमेटी होती है, जिसमें डीपीओ होते हैं, जिसमें डीडीसी होते हैं, जो जिले के सिविल सर्जन होते हैं वह भी उस कमेटी में शामिल होते हैं। उनके देख रेख में ना केवल खरीदारी होती है, बल्कि खरीदारी होने के बाद एक असेसमेंट होता है कि हमने जो खरीदा है, जो सुविधाएं मांगी गई है, वह इसमें मौजूद है या नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह एक नियम है कि जितनी भी खरीदारी होगी वह जेम पोर्टल से होगी। लेकिन यहाँ यानी सिवान जिले में जो एम्बुलेंस की खरीदारी हुई है वह जेम पोर्टल से नहीं हुई है। यह खरीदारी यह कह के हुई कि जो मुझे चाहिए, यानी जो एम्बुलेंस मुझे चाहिए वह जेम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। उसके बाद एम्बुलेंस के लिए टेंडर निकाले गया और वो भी ऐसी कंपनी से खरीदा गया, इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी, जो सिवान में एक शटर का दुकान है। आप समझ सकते हैं, एक शटर की जो दुकान है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। उसका जो कंपनी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि नल जल में जो छोटे मोटे पाइप का जो सामान होता है उसको बनाने वाली वो कंपनी है, ट्रेडिंग की काम करती है, यानी कहीं से वह खरीदती है और उसके बाद आपको देती है। एक छोटे से कंपनी को एम्बुलेंस की खरीदी के लिए, उनके इंस्टॉलेशन के लिए उसको काम दिया गया, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड एम्बुलेंस से रिलेटेड या स्वास्थ्य संबंधित जो उपकरण होते हैं उसका रिकॉर्ड उसके पास नहीं था। ये भी गलत हुआ, यानी जेम पोर्टल से नहीं खरीदना ये भी एक गलती थी। इसके लिए टेंडर निकालना, वो भी एक ऐसे कंपनी को देना जिसका ट्रैक रिकॉर्ड स्वास्थ्य संबंधित या एम्बुलेंस से रिलेटेड या फिर जो स्वास्थ्य संबंधित उपकरण होते हैं उसका वो काम नहीं करता था। वो जल नल योजना के तहत जो काम होते हैं उसका की जो कंपनी है बहुत, तो इस पूरे आप बने रहिएगा सौरभ, मैं वापस आपके पास आती हूँ। बात फिटिंग्स की जो कंपनी है, जो नल बेचती है, पाइप्स बेचती है, शार बेचते हैं, इस कंपनी से डील की गई, बाकायदा अधिकारियों के हस्ताक्षर हुए,
घोटाला हो गया, किसी ने नहीं पूछा कि आखिर ये कंपनी जो है इंद्रासन, सब क्योंकि इसी नींद में डूबे हुए थे, इस कंपनी से खरीद कैसे लिया गया, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने जहमत नहीं उठाई या किसी की आंख के आगे ये आया भी नहीं। विक्रम कुंवर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, पूर्व राज्य मंत्री, और विक्रम कुंवर जी ने खुद अनुशंसा की है मुख्यमंत्री से कि जांच की जाए, ये घोटाला हुआ है। विक्रम जी, सीधा आपके पास आते हुए स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। सर, सबसे पहले ये बताइए, कैसे पता चला आपको इस फर्जीवाड़े का, आपने क्या कहा है मुख्यमंत्री से अपने पत्र में? मैंने मुख्यमंत्री जी को 26 को पत्र लिखा और मेल से भेजा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सिवान जिले में जो एम्बुलेंस खरीदारी हुई है उसमें बड़े घपले हुए हैं। और मैंने प्रमाण के साथ उनको पत्र दिया कि जिन जिन सामानों का कीमत बाजार में 30,000 है उसको 1,18,000 में खरीदा गया है, जिसका कीमत 20,000 है वो 70,000 में खरीदा गया है, उदाहरण के साथ दिया। और मैंने ये भी मुख्यमंत्री को लिखा कि मुख्यमंत्री जी, सरकार का निर्णय है कि जो भी परचेजिंग होगा जीएम पोर्टल के माध्यम से होगा, लेकिन इस चिट्ठी को दबा करके जिला योजना पदाधिकारी और सिवान के अफसरों ने एक घटिया कंपनी को देकर 7 लाख के सामान को 22 लाख में खरीदने का काम किया। इस मामले को मैंने मुख्यमंत्री को जब लिखा तब मुख्यमंत्री जी 28 को मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जवाब चला गया डीएम के यहाँ जांच करने के लिए। उन्होंने तो त्वरित एक्शन लेकर के इस पर कार्रवाई किया है और हमको उम्मीद है कि इस अगले महीने तक इसका दूध का दूध और पानी का पानी हम करा कर रहेंगे। क्या कार्रवाई हुई है सर इसमें अभी तक, जो आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिया जिस पर गवर्नमेंट का जो चिट्ठी है उस मुख्यमंत्री ने डीएम को जांच करने के लिए लिख दिया है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जवाब चला गया कि आप जांच कराइए, जांच करके रिपोर्ट करिए। प्रथम दृष्टया आप इस पूरे घोटाले को बखूबी समझ रहे हैं, लेकिन ये इसीलिए मैं कुंवर जी आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ, मैं आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ, किनकी संलिप्तता, किनकी सहभागिता इस बड़े घोटाले में आपको नजर आई? देखिए, जो लोग आ रहे हैं, जिन लोगों का सबके मिली भगत, प्रशासन के अफसरों के मिली भगत से ये कांड हुआ है। इसका किंग पिंग है जिला योजना पदाधिकारी डीपीओ राजीव कुमार, डीपीओ उसी ने सारे कागजातों को दबा किए करके कमेटी से उल्टा पुल्टा पास करा लिया। जी, एक एक बिल पर डीपीओ राजीव कुमार के हस्ताक्षर, और फिर बहुत आसान हो जाता है। आप पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए एक और चीज समझा दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों का रुख करूंगी। क्या डीपीओ जब पैसे की निकासी होती है, जब सैंक्शन हो जाता है कि हाँ ये बिल है, पैसे की निकासी होगी, उसमें एमएलसी जो होते हैं उनका या फिर जो विधायक होते हैं, क्या उनकी अनुमति की, उनकी सहमति की जरूरत पड़ती है या फिर सिर्फ सचिव स्तर तक ही ये मामला जाता है? विधायक का काम है दस्तखत कर देना, चिट्ठी लिख देना। खरीदने का काम अफसर लोगों का है, अफसर लोग करते हैं, विधायक नहीं खरीदता है। ठीक है, अब वो लोग तय करते हैं कि कौन रोड कैसे बनेगा, कौन सामान कितना में खरीदाएगा। और ये जानबूझ करके डीपीओ और सीवान जिला के कुछ अफसर लोग मिलजुल करके सरकार के चिट्ठी को, जो एक बार 18 में गया है, एक बार 20 में गया है कि जीएम पोर्टल से ही सामान खरीदना है, इन लोगों ने चिट्ठी को दाब करके अपने मन से प्राइवेट को दे दिया। ठीक है, आप बने रहिए, माधव आनंद का मैं रुख कर लेती हूँ, आप बने रहिएगा। आपने बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया कि कैसे ये सब कुछ हुआ है। माधव आनंद जी, ये कैसे खुली छूट दे दी गई? आपदा को अवसर में बदलने के लिए कैसे इन अफसरों को खुली छूट दे दी गई और आंखें मूंद ली गई? इंद्रासन से खरीदारी हुई और उसी तरीके से नींद में डूब गई सरकार, और ये होता रहा, पिछले साल से हो रहा है। अब जाकर पूर्व राज्य मंत्री आपको बता रहे हैं, तब जाकर अनुशंसा हो रही है, तो सरकार कर क्या रही है? विक्रम जी,
पूर्व राज्य मंत्री हैं और उन्होंने बड़ी बारीकी से कहा कि अगर उनको लगा कि ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसमें घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने लिखा। इसलिए हम लोग कहते हैं सुशासन बाबू की सरकार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अविलंब कार्रवाई करते हुए डीएम को लिखा कि आप इन्वेस्टिगेट कराइए और रिपोर्ट सबमिट करने का काम कीजिए कि आखिर घोटाला हुआ तो कैसे घोटाला हुआ, कहाँ सिस्टम का फेलियर है, क्या किन लोगों की भगत है, जो लोग पीली भगत है, जिन लोगों ने पैसा कमाने का काम किया है उस पर जैसे दंड भी उसको एक सेकंड रुकिए, सुनिए माधव आनंद जी, ये क्लीन चिट पहले तो मत दीजिए अपनी सरकार को, क्योंकि आप घोटाला हो चुका है, घोटाला हो चुका है। वो जो गाढ़ी कमाई है ना, एक एक टैक्स का पैसा जो जनता पे करती है वो वापस नहीं आने वाला है। वो जिनकी जेब में जाना था वो चला जा चुका है, इसलिए उसको रोका नहीं जा सका। क्लीन चिट तो पहले दीजिए मत, नहीं इसे सुशासन बाबू कहिए। एक मिनट, आप सुशासन बाबू ना कहें, लेकिन मैं तो सुशासन बाबू बोलूंगा। आपको मैं फोर्स नहीं कर सकता हूँ कि आप सुशासन बाबू, मैं तो बोल सकता हूँ। मुझे पता है अगर कहीं गलतियां हुई है, कमियां हैं, अगर घोटाला हुआ है, आपने उजागर किया या राज्यमंत्री जी ने उजागर किया, इन्वेस्टिगेशन चलेगा, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, रिपोर्ट जो लोग दोषी होंगे स्वाभाविक है उस पर कार्रवाई भी होगी। इसमें कहाँ कोई सरकार क्या भाग रही है कार्रवाई से? सरकार किसी को बचाने का तो काम नहीं कर रही है। अब इतने बड़े राज्य में अगर अगर घोटाला किया है, जांच ही तो करवा सकते हैं, जांच कराने का तो दंड देने का काम किया जाएगा। सरकार के मनसा पे दंड देने से क्या वो पैसे वापस आ जाएंगे? मिथिलेश तिवारी जी ये बताइए, आप ही की सरकार में मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, उन्हीं के गृह जिले में ये सब कुछ हो रहा है, नाक के नीचे हो रहा है और पता नहीं चलता। पूर्व राज्य मंत्री बताते हैं, आप अनुशंसा कर देते हैं, ठीक है जांच होगी, क्या होगा? ये कैसे हो जाता है? देखिए, जो विषय आपने उठाया है, इसमें स्वास्थ्य मंत्री की कोई भूमिका ही नहीं। और मैं एक पत्र आपको दिखा रहा हूं और इस पत्र की भी पड़ताल करिए। मैं पिछले टर्म में जब मैं विधायक था तो स्वयं मैंने अपने क्षेत्र में 2 एम्बुलेंस की खरीद की है। मैंने अनुशंसा किया, जैम पोर्टल से दोनों एम्बुलेंस खरीदे गए और दोनों पीएचसी में चल रहे हैं। और इसमें जो आपके द्वारा जो विषय उठाए गए हैं, मुझे लगता है इसमें सबसे मुख्य विषय है कि जो परचेज कमेटी थी उसने किस परिस्थिति में जैम पोर्टल को छोड़ करके और लोकल कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से इसकी खरीद की। ये जो सबसे बड़ा जांच का विषय है और निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय विक्रम कुंवर जी ने अगर यह विषय उठाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीएम सिवान को लिखा है जांच के लिए, तो हमको लगता है कि आपके द्वारा उठाए जाने के बाद ये मामला और सीरियस हो गया और हमको लगता है इसकी जांच होगी। जो दोषी अधिकारी होंगे वो निश्चित दंडित होंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि इसमें स्वास्थ्य मंत्री की कोई भूमिका नहीं है। स्वास्थ्य विभाग से खरीदा नहीं गया, ये सीधे खरीदा गया है जो ये आपका जिला योजना कार्यालय सिवान होता है उसके माध्यम से खरीदा गया है। विधायक अनुशंसा करते हैं, उसके बाद अब ये परचेज कमेटी में जाता है और परचेज कमेटी के बाद जब फाइनली खरीदना होता है तो इसकी स्वीकृति फिर से माननीय सदस्य से ली जाती है और जब खरीद हो जाती है तो उसका एक सर्टिफिकेट भी माननीय सदस्य को भेजा जाता है। मैंने जो टाटा विंगर कंपनी सर ये बताइए, क्या माननीय सदस्य की जिम्मेदारी नहीं होती है कि उनकी निधि के आए पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं, किस रूप में खर्च किए जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ये देखना, आंखें मूंद लेना ही जिम्मेदारी होती है क्या? कि जो पत्र आया सामने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, हाँ पास, ये जिम्मेदारी तो होती होगी। नहीं, बिल्कुल आपके इस बात से मैं सहमत हूँ। जिला में जब भी कोई बैठक होती है और उस बैठक में अनुश्रवण की बात आती है तो सामान्य सदस्य भी उसके सदस्य होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब उन लोगों से सहमति ली गई है नहीं ली गई है, ये भी एक जांच का विषय है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने अनुशंसा कर दिया और जिला योजना ने पैसा उनके काट लिया, काट करके जो है तो खरीद लिया। ये सारी बातें जांच से पता चलेगा। लेकिन ये संज्ञान में मामला आया है, जिन माननीय सदस्यों का भी ये ऐच्छिक कोष से खर्च हुआ है उनको भी इसको देखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारियों ने इसमें गड़बड़ी की है। जैम पोर्टल से खरीदा गया होता तो इसमें कहीं कोई बात नहीं आती। मुझे लगता है कि इसमें जांच का सबसे बड़ा पॉइंट है कि जैम पोर्टल से नहीं खरीद करके किसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर को ये खरीद की जिम्मेवारी क्यों दी गई। इसका जब जांच होगा तो पता चल जाएगा कि गड़बड़ी करने वाला कौन व्यक्ति है और किसके माध्यम से हुई। और ये तो पिछले साल से होता जा रहा है, इसीलिए मृत्युंजय तिवारी जी आपको जोड़ते हुए आप जांच कर दीजिए और सीधा सीधा अफसर पर कार्रवाई भी कर दीजिए। लेकिन ये जाहिर सी बात है, वो जो गाड़ी कमाई है जनता की
वो जो लूट खसोट हुई है वो पैसे तो वापस नहीं आने हैं। आपने वो लूट खसोट करने की आजादी दे दी, ये सब कुछ तभी हुआ। तो निगरानी की जिम्मेदारी तो बनती है सरकार की या फिर उन विधायक की जिनके मद में ये पैसा आया, जिनकी निधि के तहत ये पैसा आया। देखिए, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 को हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि कई बार आपने इस तरह के घोटालों को आपके संवाददाता जो पटना में है सौरभ जी ने उजागर किया है। इसके पहले भी घोटाला उजागर किया है। बिहार में 16 वर्षों से नीतीश कुमार हैं और घोटालों की भरमार है। चारों ओर एक घोटाला रहे तब ना लोगों की जान चली गई। कोरोना काल में एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था, कोई भाजपा का सांसद एम्बुलेंस छुपा कर रखा था, कोई ऑक्सीजन छुपा कर रखा था। अब लीजिए नया घोटाला, एम्बुलेंस घोटाला सामने आया। ये कहां कहां जहां जहां उंगली रखा जाए वहीं से मवाद निकल रहा है। चारों ओर घोटाला ही घोटाला है। अब इसके लिए सीधे तौर पर सरकार कहेगी अफसर जिम्मेवार, अफसर कहेंगे सरकार जिम्मेवार। अरे सरकार के बिना संरक्षण के कोई अधिकारी पदाधिकारी कैसे घोटाला कर लेगा? आखिर कहीं ना कहीं सरकार के लोग जो सरकार में बैठे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिनके कार्यकाल में ये 68वां घोटाला है। लगातार हर जगह घोटाला घोटाला, कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जहां घोटाला नहीं होगा। अब बताइए, एक एम्बुलेंस की कितनी आवश्यकता थी इस कोरोना काल में। किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था, लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। और यहाँ जितने राशि से 5 एम्बुलेंस खरीदे जा सकते थे, उसमें एक एम्बुलेंस में खर्च दिखा करके लूट लिया गया जनता की गाड़ी कमाई को। ये लूट की छूट किसी को नहीं है। इसमें जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाएगा। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, मैं राजेश राठौर जी आपको भी जोड़ना चाहती हूँ। अगर वो सख्ती होती, अगर ये 3 कार्यकाल नीतीश कुमार के ये दिखा होता कि कहीं कुछ भी गड़बड़ी तो वो शख्स बचेगा नहीं, तो क्या अधिकारियों की इतनी हिम्मत होती कि नाक के नीचे इस प्रकार का घपला घोटाला वो करते? पता है कि कुछ नहीं होना है, आराम से पैसे डकार जाएंगे। अगर ये स्थिति नहीं होती तो क्या ये घोटाला होता? सर्वप्रथम तो हम न्यूज़ 24 के तमाम टीम के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बिहार जनता के हित में इतने बड़े कारनामे का उजागर किया। हम विक्रम कुमार के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इसको पत्र लिखा। लेकिन सरकार का दायित्व क्या है? आप देखिएगा आशा जी, 2-4 दिनों में मुख्यमंत्री का जवाब आएगा कि कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन लगातार आपने एक सिवान का मामला उठाया है। आप अगर पड़ताल करेंगे तो सिवान जैसे हर जिले में एम्बुलेंस की खरीदी गई है। वो एम्बुलेंस चलवा कौन रहा है, उसमें घोटाला कितना हुआ? अभी जो मैंने एक माननीय विधायक का सुन रहा था आपके चैनल पे कि माननीय विधायकों का काम है अनुशंसा कर देना, मैं बात मान लिया, बाकी का काम करना जिला प्रशासन के है। यही बात राजीव प्रताप रूडी क्यों नहीं माने थे कि उनका काम था सिर्फ अनुशंसा कर देना, तो फिर एम्बुलेंस खरीदाने के बाद वो कैसे चलवा रहे थे? आज जब विपक्ष के लोगों ने आवाज उठाई, जब मीडिया के साथियों ने आवाज उठाई, तो आवाज उठाने वाले को ही जेल में बंद कर दिया गया। तो ये सरकार जो घोटाला है उसको उजागर करने वाले को ही जेल भेज देती है। अगर सरकार निष्पक्ष हो, सरकार जांच करे, तो घोटाला करने वाले को जेल में भेजने का काम सरकार करती तो मुझे नहीं लगता है कि एक पर एक घोटाला होते जाता। बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो स्वयं भरी सभा में कहा था कि मुख्यमंत्री 55 घोटाले का आरोपी है और एक घोटाला उन्होंने गिनाए थे। उसके बाद हमको लगता है कि 12वां या 14वां घोटाला होगा जो न्यूज़ 24 के सौजन्य से जनता को प्राप्त हो रहा है। इससे पहले भी आपके चैनल ने कई घोटाले को उजागर किया। और ये कब है? आश्चर्य है माधव आनंद जी, आश्चर्य है। सबसे बुरी स्थिति बिहार की है, बुरी स्थिति है। स्वास्थ्य महकमे की इतनी जर्जर दुखदाई स्थिति शायद किसी प्रदेश में नहीं है। आप कहीं चले जाइए, पीएचसी का हाल देख लीजिए, ऐसी स्थिति है, बुरी स्थिति कि समझ ही नहीं आता कि बिहार में सरकार है या नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय इस तरीके से बिहार का काम कर रहा है और तब इस प्रकार के घपले घोटाले हो रहे हैं और आप सुशासन बाबू कह रहे हैं। ये शर्म की बात है। मैं दोबारा आ रही हूं, लेकिन उससे पहले जो दर्शक हमसे देर से जुड़े हैं उनको एक बार फिर से हम बताते हैं घोटाला क्या है, ये घोटाला कैसे किया गया, कितना बड़ा ये घोटाला है, कहां कहां हो सकता है अंदाजा आप ये भी लगाइएगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।